So let's talk about emission of heat radiation. What I told you that whenever a certain body absorbs heat, it will definitely emit it. देखो ये दो वर्ड्स है ना, उसमें डिफरेंस समझो। कौन से दो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नाम क्या है? पहला वर्ड जो है वो है एमिशन एंड सेकेंड वर्ड है ट्रांसमिशन। ओके, तो एमिशन वर्ड में क्या होता है एंड ट्रांसमिशन में क्या फर्क होता है वो समझते हैं। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसमिशन, समझो ये बॉडी है, तो बॉडी के अंदर हीट एंटर होता है एंड तुरंत एग्जिट होता है। सो हीट कम्स एंड हीट गोज एज फास्ट एज दैट। तो अपने को मतलब ये व्हाट माय पॉइंट इज दैट कि हीट डजंट स्टे इन द बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, so it quickly comes in and quickly goes out. But on the other hand, if we are talking about emission, then body के अंदर पहले माइक देखो, बॉडी के अंदर पहले हीट जाता है, then it stays there for some time and then वो रिजेक्ट होता है। तो पहले क्या होता है, पहले कुछ मोमेंट पे एब्जॉर्प्शन होता है, देन एब्जॉर्प्शन जब होगा तभी एमिशन होता है। तो फॉर एमिशन टू बी पॉसिबल, एब्जॉर्प्शन मस्ट बी देयर। एमिशन अगर पॉसिबल चाहिए तो एब्जॉर्प्शन होना ही चाहिए। रिपीटिंग अगेन, इफ यू वांट एमिशन टू बी देयर, एब्जॉर्प्शन मस्ट बी देयर। बट ट्रांसमिशन कैन हैपन एनीवे, लाइक एज लॉन्ग एज बॉडी कैन ट्रांसमिट हीट, वो आर पार हीट कभी भी भेज सकती है। बट एमिशन तभी होगा जब पहले हीट एब्जॉर्ब होगा। ओके, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट। माइक माइक का चालू है, मेरे को लेक्चर कंटिन्यू करना है, टॉपिक बहुत लेने हैं, माइक बंद करो। सर हाँ बोल। वो फेरिस ब्लैक बॉडी में वो सिल्वर कवरिंग इज टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ना। एक्चुअली वो अंदर आने नहीं देता बाहर के कंपोनेंट्स को, और एक दो रीजन है उसके, मल्टीपल रीजन है। और उसके अंदर वाला जो लैम्प ब्लैक कलर है वो भी एब्जॉर्ब करता है ना हीट। हाँ, बट लैम्प ब्लॉक अंदर का हीट ही अंदर एब्जॉर्ब करता है ना, वो अंदर का अंदर रहने देता है। हाँ, और फिर और हीट आता है बाहर से अपर्चर के थ्रू। हाँ ठीक है सर, वही सर एक बार वापस बताओ। मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसमिशन में हीट बॉडी के आर पार जाता है, एमिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट पहले एब्जॉर्ब होता है एंड आफ्टर सम टाइम बॉडी एमिट हीट। तो ट्रांसमिशन में तुरंत आर पार, एमिशन में पहले एब्जॉर्ब एंड देन एमिशन। समझा फर्क? हाँ सर। ओके, सो इट्स लाइक इट होल्ड्स द हीट, यू कुड से, इनसाइड द बॉडी। ट्रांसमिशन का जो एमिशन होता है और उधर का एमिशन होता है वो कम होता है ना। तो गलत वर्ड यूज कर रहा है। ट्रांसमिशन एमिशन डिफरेंट चीज है। ट्रांसमिशन का एमिशन नहीं, ट्रांसमिशन तो ट्रांसमिशन, एमिशन तो एमिशन, दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स। ट्रांसमिशन मतलब आर पार, एमिशन मतलब बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है, थोड़ा देर अपने पास रखती है एंड देन एमिट करती है। उसका कोई एग्जांपल है कितना क्या? हीट वापस होता है, एमिट होता है कितना? तो एक बार वो डायग्राम बताओ ना। इसका जितना example हीट टू बताओ। भेज, कौन सा एग्जांपल दूं बड़ी, मेरे को कोई बॉडी एग्जैक्टली पता ही नहीं है, मतलब या फिर हम लोग किसी भी बॉडी में, अभी तू ओपेक बॉडी नहीं लेगा। हाँ? जो डायग्राम है ना उसके अंदर पहले अब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद एमिशन हुआ। हाँ, तो तो पहले अगर 20 जूल हीट एब्जॉर्ब किया तो आफ्टर सम टाइम 20 जूल एमिट करेगा। उतना ही करेगा। हाँ, एंड अगर उतना नहीं कर रहा है, अगर एमिशन उतना नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है बट एमिट कम कर रहा है, लेट्स से 20 जूल के जगह उसने 15 जूल एमिट किया, दैट मीन्स ये बॉडी के अंदर कुछ हीट स्टोर हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर समझो एब्जॉर्ब कम कर रहा है और एमिट ज्यादा कर रहा है, दैट इज अगर 20 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है और 40 जूल दे रहा है, तो दैट मीन्स बॉडी का हीट, बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। फर्क समझा? यस सर। यस सर। ओके, और कोई ऐसा उसके स्पेसिफिक लिए बॉडी एग्जांपल के पास पहले ही हीट स्टोर्ड होगा ना थोड़ा पहले से। हाँ, वो नेचुरल हीट होता ही है ना हर बॉडी के पास। हाँ सर, राइट। तो वो वाला। चलो, लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा नोट। इफ यू हीट सम बॉडी, some kind of bodies to a temperature of 800 degree centigrade, these object actually emit wavelength or emit radiation of red color का wavelength। मतलब जो ये बॉडीज गर्म होने के बाद हीट एमिट करेंगे ना, दैट हीट एमिशन का जो वेवलेंथ होगा ना, दैट वेवलेंथ इज एक्चुअली ऑफ रेड कलर। तो इसीलिए जो जब बॉडीज हम लोग हीट करते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वो रेडिश ऑरेंजिश ग्लो होते हैं। देखो, आपने देखा है कभी मेटल जब ग्लो होते हैं तो रेड ऑरेंज ऐसा चमक के दिखते हैं। यस सर।
Yes, This sir. this is the reason behind them. Actually, they don't have any color, but the radiation they emit na, that gives them that color. तो वो उनका खुद का कलर कुछ नहीं होता जब उनको आप गर्म करते हो. तो ऐसा नहीं कि उनका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, पहले आयन का कलर कुछ और था, नाउ इट इज रेड, ऐसा कुछ नहीं है. They don't get any color. It's just the radiation that appears like it is color. Getting it? Wavelength. वेवलेंथ की वजह से वही रेडिएशन. ओके, एट अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इट लुक्स व्हाइट. तो अगर आप 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करोगे ना तो बॉडी व्हाइट कलर में ग्लो होगा, नॉट रेड, व्हाइट कलर में एकदम भारी. इनफैक्ट यू नो एवरी कलर हैज डिफरेंट मीनिंग. सो इफ यू हीट समथिंग टू लाइक हायर कलर्स तो वो बॉडी ज्यादा गर्म होगा. अगर आप लोअर कलर पे हीट करोगे तो बॉडी कम गर्म होगा, एंड सो ऑन. मतलब no, and don't take it like that. For every temperature we have different color, and that is why in the space we have multiple color का star. Like हमारे पास blue star है, हमारे पास red star है, हमारे पास brown star है, हमारे पास white star है. तो we have multiple different color के stars. A yellow star है, okay, and so on. Okay. तो अभी देखो मेरे को, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ. इसमें जो जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है ना वो ब्लू स्टार है. तो इट इज हॉटेस्ट स्टार. एंड दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू एज अ होमवर्क. मतलब ऐसा टीपी के लिए करो, किसका टेम्परेचर सबसे कम होता है वो ढूंढो. रेड, ब्राउन, व्हाइट, येलो. मतलब वो स्टार उस कलर के नहीं होते, बट उनका टेम्परेचर उतना ज्यादा होता है कि वो अपीयर होते हैं जैसे बॉडी. White रेड का वाला सर ब्राउन है. सोचो, मेरे को नहीं पता, आप सर्च करके आप. सर आपने हमको व्हाइट तक बताया, शायद ब्राउन और येलो का टेम्परेचर उससे ज्यादा हो. पता नहीं, सोच के देखो. सर रेड का टेम्परेचर आप पूछते हैं. रेड का टेम्परेचर क्या होता है? अच्छा, ये मत सोचो कि रेड है मतलब ज्यादा ऐसा चमक रहा है, ग्लो हो रहा है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं. मतलब हमको लगता है कि रेड चीज हॉट होती है. भाई तूने बाकी की हॉट चीजें देखी नहीं है. हीट अगर ज्यादा हीट होगी ना तो उसका कलर ब्लू होता है सबसे ज्यादा, हॉटेस्ट. एंड हाँ इनफैक्ट सर, अभी देखा मैंने गूगल पे. क्या क्या बताया, कौन से स्टार का? ब्लू स्टार. ब्लू स्टार हॉटेस्ट है वो देखा. तो और कोल्डेस्ट कौन सा है? वो देखता हूँ सर. व्हाइट. येलो. सर रेड है सबसे कोल्डेस्ट. पक्का एक येलो बोल रहा है, एक रेड. रेड है कंफर्म. सर मेरे इधर ब्राउन बोल. स्पेस भी पूरा उल्टा है. ब्राउन है क्या? देखो आप सर्च करो, प्रॉपर हाँ रिसर्च सर, करो. ब्राउन दिखा रहा है. This is the coolest star. ये माइक किसका ऑन है? बंद करो. चलो अभी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को. एक कंसेप्ट आया बीच में, एंड दैट कंसेप्ट इज लाइक दिस. जो भी हीट बॉडी एब्जॉर्ब करता है, सॉरी रेडिएट करता है, तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर. वन ऑफ द फैक्टर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. तो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन यू हैव अ बॉडी ओवर हियर, एंड इस बॉडी को आपने हीट किया टिल द टेम्परेचर T. देन दिस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा इसके ऊपर ये डिपेंड है कि वो हीट कितना फेंकेगा बाहर. सिंपल सा कंसेप्ट है डियर. आप किसी भी चीज को गर्म करोगे, आपने उसको हीट दिया तो उसके बॉडी के अंदर हीट है, सो हीट इज स्टोर्ड इन द बॉडी. नाउ दैट पर्टिकुलर हीट विल बी थ्रोन आउट. तो वो हीट एमिट होगा. तो एमिट होते हुए हीट को हम लोग बोलते हैं हीट रेडिएट. क्या? तुमने ग्रुप पे सेंड किया वो कलर्स ऑफ स्टार्स का. हाँ हाँ ठीक है, वो अभी बाद में देखेंगे, वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है. यहाँ पे ब्राउन ही है, मेरे को भी ब्राउन ही है. तो अगर ब्राउनी है. हाँ, अगर समझो आपके पास एक बॉडी का टेम्परेचर है और ये जो टेम्परेचर है आपने क्या किया, उसको basically heat kiya up to that temperature, so it will emit some amount of heat. Then second thing, the heat radiated depends on the nature of the body. Nature of the body means body kaisa hai, whether the body is rough, whether the body is smooth, whether the body is polished or not, etc. So it depends on the surface also. Third thing it depends on is the surface area. That is, if you have more surface area, मोर रेडिएशन इज पॉसिबल. अब आप ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हो ना, तो ज्यादा सरफेस से ज्यादा रेडिएशन बाहर होगा. ऐसे
ओके, नेक्स्ट, टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉडी एमिट्स रेडिएशन। अगर ये आप वाला क्या था फिर से बताओ ना। कौन सा वाला चीज, सेकंड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं बोला कि अगर तू बॉडी को ज्यादा गर्म करेगा तो वो ज्यादा हीट एमिट करेगा। तो अगर समझ तू 300 केल्विन पे हीट किया इन कंपैरिजन टू 600 केल्विन पे हीट किया, तो 600 केल्विन में यू विल गेट मोर हीट। नाउ आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा हीट करेगा तू बॉडी को, जितना ज्यादा टेम्परेचर पे होगा उतना ज्यादा हीट एमिट करेगा। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी कैसा है, बॉडी ओबड़ धोबड़ है, स्मूथ है, कैसा है, मतलब पॉलिश है, उसके ऊपर भी हीट डिपेंड होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हीट रेडिएटेड। Next one, time duration for which the body emits radiation. So if you consider the process for prolonged period of time, more amount of heat will be moved out. If you consider it for small amount of time, less amount of heat will be radiated out. सर तो वो सेम प्रॉपर्टी है ना, हर ऑब्जेक्ट के लिए वेरी नहीं करेगा ना वो। हाँ, ये जो टाइम ड्यूरेशन वाला थिंग है वो सेम है ना हर ऑब्जेक्ट के लिए, कि ज्यादा टाइम तो ज्यादा हीट देगा। नहीं नहीं, ज्यादा ज्यादा टाइम, अरे ज्यादा टाइम देगा तो ज्यादा टाइम हीट बाहर जाता रहेगा ना, तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड विल बी मोर ना। अगर तू समझ एक बॉडी को 10 सेकंड के लिए ऑब्जर्व कर रहा है और दूसरे को 10 मिनट के लिए, तो किसमें से हीट ज्यादा बाहर जा सकता है? 10 मिनट। हीट वाला। हाँ, that's what my point is. So if you study the experiment for prolonged period of time, you will get more heat radiation. ऐसा यस। समझे? टाइम वाला वापस उठा। अभी तो बताया, वापस बता दो फिर से। देखो, अगर समझो आपके पास एक बॉडी है और ये बॉडी हीट रेडिएट कर रही है, आपने इस बॉडी को 10 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व किया, देन यू ऑब्जर्व दिस बॉडी फॉर 10 मिनट। ओके, तो इन दोनों में से कौन से केस में ज्यादा हीट एमिट होगा? तो इसमें सिर्फ आप 10 सेकेंड के लिए एमिट स्टडी कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 10 सेकेंड का हिसाब है, यहाँ पे 10 मिनट का हिसाब है, विच इज टाइम ग्रेटर है, तो आपको हीट का भी रेटिंग ग्रेटर मिलेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, मॉर्निंग सर। बोलो ना मैम। मॉर्निंग। एवरीवन। मॉर्निंग मैम। सर कैमरा सबका ऑफ है। मैं मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है देखने के लिए, तो ऑन करके मतलब मेरे को ध्यान रखने के लिए ये नहीं है। सबका A to Z सबका ऑफ है। ऑन करो गाइस कैमरा। जल्दी जल्दी ऑन करो कैमरा अपना। सर चैट डिसेबल किया आपने? सर सर क्या हुआ सर, नहीं है क्या? है मैम। आवाज नहीं आ रही है? सर सर का नेटवर्क इशू हो गया होगा अभी। ग्रुप में मैसेज डालो जरा। सर आउट हो गया। हाँ? मेडिसिन निकल गया सर। सर लेक्चर के बाद सर का नेटवर्क इशू है। सीटी ग्रुप में मैसेज डालो। सर रिजॉइन करेंगे लोग। मैसेज आया है? सर की तरफ से कोई अपडेट आया है क्या? नो अभी तक तो कुछ मैम। नो मैम, अभी तक कुछ नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग। कौन है ये? कौन था ये जो इतना लेट गुड मॉर्निंग कर रहा था? सर पढ़ा रहे थे तभी आप बोले ना, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। अच्छा, हितेन कैमरा ऑन करो। आंगी, यश, मिलन। मिलन ब्लैक क्यों लग रही है स्क्रीन? और कौन है पीछे? सर आ गए। कब एग्जिट हुआ मैं? साक्षी कैमरा ऑन करो। ये बता। सर क्या हो गया था? अरे वो पता नहीं, कुछ ऐप क्रैश हो गया। सर आपने चैट डिसेबल किया क्या? नहीं शायद, लगता है। एक कर मिनट दीजिए। करूँ ना वो। डन। ओके, मैंने एमिसिव पावर डिस्कस किया था गाइस। नो सर। Okay. Let's talk about emissive power. Emissive power is nothing but power that is, or emission ka power. We already talked about emission, right? So body absorbs heat and then emits. But with what power it actually emits heat? That is known as emissive power. It is denoted by R, and R is given as heat radiated per unit area per unit time. Repeating again, heat radiated per unit area per unit time. The unit of it, Q का unit जूल, area का unit मीटर स्क्वायर, time का unit second. Q का unit जूल, area का unit मीटर स्क्वायर and T का unit second. See, joule per second is also known as watt. So you can write watt per meter square. Now you already know how to write dimension, और वैसे भी अपने लिए important नहीं है, but चाहे तो बाद में रेफर कर लेना. You have studied this in 11th standard. अगर याद नहीं आ रहा है तो इसको इग्नोर कर दो, not important. Next one is coefficient of emission or emissivity. Now, like, do you remember three terms that I told you? 1 equals to R करके कुछ सिखाया था लास्ट लेक्चर में. 1 equals. sir. Okay. Yes, sir. Can anyone tell me what exactly R is? 0 अरे जीरो बोल रहे R क्या, कौन सा coefficient of वेरी गुड. इट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टिविटी. सो व्हाट माय पॉइंट ओवर हियर इज कि टाइम है ना? नहीं पागल, तुम लास्ट लेक्चर में था कि नहीं? इट इज हाँ सर, मैं भूल गया. ट्रांसमिटिविटी. हाँ सर, याद है. कितना ट्रांसमिट करता है वो. तो A इज एब्जॉर्प्टिविटी, R इज रिफ्लेक्टिविटी, T इज ट्रांसमिटिविटी. तो एब्जॉर्प्टिविटी बताता है कि कितना एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्टिविटी बताता है कि हाउ मच इट रिफ्लेक्ट्स, एंड ट्रांसमिटिविटी टेल्स यू हाउ मच इट ट्रांसमिट. इन द सेम वे एमिसिविटी क्या बताएगा? हाउ मच इट एमिट्स. क्लियर? तो इट्स लाइक परसेंटेज बताएगा या फिर आइडिया बताएगा, जिससे हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं. अच्छा, इन सम बुक्स यू विल फाइंड अ सिंबल एप्सिलॉन instead of emissivity. Have you ever seen this epsilon before? Yes sure. Yes, sir. Permeability of free space. It's not permeability. सर एप्सिलॉन यूज हो रहा था इसके लिए बोला. Epsilon permeability नहीं है, but म्यू होता है. Permittivity, sorry. permeability. My bad. Yeah, it's okay. Now let's continue with the formula of this emissivity. So what does emissivity या फिर coefficient of emission tells you? It basically gives you idea कि body कितना emit कर सकता है. So imagine it this way: if a body has emissivity of 1, it will indicate that body emits 100%. Body क्या करेगा? 100% emit करेगा. Simple thing. If the emissivity is 0.5, it means body will emit 50%. तो जितना हीट आप बॉडी को दे रहे हो उसका 50% वो बाहर फेंक रहा है. बट इफ योर बॉडी इज सच दैट कि वो एब्जॉर्ब सब करता है तो एमिट भी सब करेगा. विच बॉडी इज दैट?
ऐसा कौन सा बॉडी जो एब्जॉर्ब 100% करता है? Black. Black body. Very good. So that is why we could say emissivity of black body is also 1. Emissivity of black body is 1 क्योंकि वो एब्जॉर्ब उतना करता है. तो जो बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा. Now let us see the ratio of this particular or the definition. So emissivity is ratio of emissive power of the ordinary body to emissive power of the black body. Emissivity is the ratio of emissive power of ordinary body, R मतलब ordinary body या फिर normal body upon emissive power of black body. Now what do you mean by that, sir? कैसे exactly? So why don't we consider a body? ये अपना ordinary body है. Ordinary body जो है ना वो normal body है जिसका कुछ shape है, कुछ size है, कुछ material है, etc etc. Now this particular body is emitting some radiation. तो इसका emissive power हमने calculate किया. उसी emissive power को we called R. Now what we are gonna do is that we are gonna take same dimension का same material का another body, but this time that body is a black body. तो मतलब वही same dimension, वही same diameter, वही same size, everything is same except this time we have taken it as a black body. तो जो आपका ordinary body heat emit कर रहा है, we will calling it R, emissive power, and for black body we will be calling as RB. So when we take ratio of R upon RB, we get emissivity. Is it now clear? बोलो. अगर रिफ्लेक्टिंग बॉडी रहेगा तो उसके लिए एमिसिविटी आएगा ही नहीं क्योंकि रिफ्लेक्टिंग बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करता तो एमिट कैसे करेगा? सर मैंने ब्लैक लेक्चर बॉडी का एमिसिव एब्जॉर्ब नहीं करता एमिसिव पावर फिक्स रहेगा ना? फिक्स ही रहता है 1. हाँ बोलो. नेक्स्ट. सर वो 1% का भी ये एब्जॉर्ब नहीं करता है. नहीं, परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोल रहा है तो अगर बाकी रिफ्लेक्टर है कोई तो करेगा ना, तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट करेगा. अगर समझ 1% एब्जॉर्ब कर रहा है तो 1% एमिट करेगा. तो ऐसे केस में उसका एमिसिविटी कितना हो जाएगा? 0.01 1%. सर मैं पूछ रहा हूँ ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर वो फिक्स एमिसिव रहेगा? सर आप उसको that 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. that depends on area ना बाबा, also depend on time. वो थोड़ी ना. हाँ तो एरिया चेंज हो गया ब्लैक बॉडी का तो टाइम भी चेंज होगा. हाँ परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं. अगर समझ E का वैल्यू 0.5 है तो उसका परसेंटेज विल बी इनटू 100, दैट इज 50%. ऐसे. और किसी को कुछ डाउट इसमें? Okay, now I want you to observe some values of E. Now these values are not exact values but a little bit twisted or you could say approximate values, but हमें चल जाता है और ना ही हमें इनको रट्टा मारना है. खाली याद क्या रखना है? ये 3 चीजें. बाकी कॉपर विपर कोई भी मटेरियल we don't care about it. They will provide you the data if they ask you question based on it. So for perfect black body जो आपका emissivity होता है वो 1 है. For perfect white body emissivity is 0. फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल सादा सुदा जो बॉडी होता है उसके लिए एमिसिविटी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आता है. एंड देन फॉर कॉपर इट इज 0.3 बिकॉज कॉपर इज ऑर्डिनरी बॉडी, इट इज नॉट ब्लैक बॉडी, इट इज नॉट व्हाइट बॉडी. तो 0.3 देखो 0 और 1 के बीच में आता है. दैट मीन्स कॉपर 30% एमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है. इज इट क्लियर? यस. Very good, very good. Chalo, let's move on to Kirchhoff law of heat radiation and its theoretical proof. The most easiest proof that you will ever find in any chapter, and this will be over just like that. मतलब एक चालू होते ही खत्म होता है. इनफैक्ट आपको जस्ट एक स्टेटमेंट ये याद रखना है और उसी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके you will get good marks. Like the last time this question was asked in boards exam, it was asked for 3 marks, and that was like तुम लोग बोलेगे wow, because you don't have to take efforts to remember this question. As I said, it is the most easiest proof you will ever find. It is easier than perpendicular axis theorem. मतलब परपेंडिकुलर आपको पता ही है कितना इजी है, 2-3 स्टेप में खत्म होता है. बट वो इससे भी इजी ये है क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेशन कंफ्यूजन ही नहीं है कुछ. ओके, तो किरचॉफ ने एक स्टेटमेंट बोला
तो किरचॉफ का लॉ क्या बोलता है? फॉर अ बॉडी एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम द एमिसिविटी इज इक्वल्स टू एब्जॉर्प्टिविटी। तो ऐसे बॉडी के लिए जो थर्मल इक्विलिब्रियम में और जो एमिट कर रहा है साथ साथ एब्जॉर्ब भी कर रहा है, फॉर अ बॉडी दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड फॉर अ बॉडी दैट इज एमिटिंग एज वेल एज एब्जॉर्बिंग, उसका एब्जॉर्प्टिविटी दैट इज ए is exactly equals to E, that is emittivity। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है वैसे बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिविटी इक्वल्स टू एमिटिविटी, दैट इज जितना परसेंट में वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही परसेंट में एमिट करेगा, और होना ही चाहिए ना, क्योंकि बॉडी किसमें? थर्मल इक्विलिब्रियम में। सर आपने एक एग्जांपल दिया था, सर आपने बोला था कि एक बॉडी है जिसके अंदर 20 जूल हीट जा रहा है और 40 जूल बाहर आ रहा है। सर इधर किधर पे आपका एब्जॉर्प्टिविटी और एमिटिविटी सेम है? क्योंकि एब्जॉर्ब तो वो कम कर रहा है और एमिटिविटी कुछ अलग कर रहा है ना। तो भाई ये भी तो सोचना कि ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो रहा है ना। तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडीज दैट आर एक्चुअली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जिनका टेम्परेचर क्या रहेगा? जिस बॉडी का कांस्टेंट रहेगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहेगा? जब बॉडी के अंदर जितना हीट आप इंसिडेंट कर रहे हो उतना ही हीट बाहर जा रहा है, दैट इज 20 जूल इन 20 जूल आउट। तभी तो आप बोल सकते हो ना कि A इज इक्वल्स टू E। नाउ इज इट मेकिंग सेंस? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा पॉइंट यही है कि थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में इस वर्ड को मत लिखो, मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ। तो थर्मल इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है? पहले तो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ एंड यू हैव टू टेल मी आफ्टर आई टेल यू द सेटअप व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज जस्ट थियोरेटिकल, व्हाई यू कैन नॉट एक्चुअली क्या बोला? प्लीज एनीबॉडी, कब का है? पासवर्ड कौन मांग रहा है? और रोटेशनल डायनेमिक्स के नोट्स अभी क्यों चाहिए? ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन में अपन क्या करते हैं? एक इंसुलेटेड शेल लेते हैं। इस इंसुलेटेड शेल में वी आर गोइंग टू कंसिडर टू बॉडीज, वन इज ऑर्डिनरी बॉडी, वन इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, एंड एक्चुअल में इसमें क्या होता है पता है? एक सिंपल सा सेटअप करना है, ध्यान से सुनो। इसके ऊपर क्या आपको ये नहीं आता, मतलब स्टेटमेंट्स बिटमेंट्स कुछ नहीं लिखना है, बट फिर भी आप एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। समझो एक ऑर्डिनरी बॉडी है जो 30% हीट एमिट कर रहा है। ओके, नहीं ऑर्डिनरी बॉडी नहीं लेते, पहले ब्लैक बॉडी के बारे में। तो एक ब्लैक बॉडी है जो 100% हीट एमिट कर रहा है। अभी आपको पता है ना कि ऑर्डिनरी बॉडी कभी भी 100% एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एग्री करते हो इससे? हाँ सर। तो ये 100% हीट अभी भी इधर पे लर्किंग है, बट अपना जो ऑर्डिनरी बॉडी है वो 30% एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब इसकी काबिलियत सिर्फ 30% की है। तो मुझे बताओ और बचा कितना? 70%। तो 70% रिमेनिंग है। ओके, फिर क्या होता है? ऑर्डिनरी बॉडी जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही एमिट करता है। तो ये क्या करेगा? ये 30% एमिट करेगा, ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम, तुरंत नहीं, बट वो कर रहा है एमिट। तो ऑर्डिनरी बॉडी ने 30% एब्जॉर्ब किया एंड इट इज ऑल्सो एमिटिंग 30%। अभी ब्लैक बॉडी क्या करता है? ब्लैक बॉडी ये 30% लेता है, प्लस उसने जो पहले वाला 70 छोड़ा था ना वो भी लेता है। सो दैट इज 30 + 70 एंड एट द एंड इट एब्जॉर्ब हाउ मच? 100। तो मतलब बेसिकली ब्लैक बॉडी ने 100 छोड़ा, उसमें से 30% ऑर्डिनरी ने एब्जॉर्ब किया, उसमें से 70% बचा था, फिर 30% एमिट करने के बाद वो 70 और ये 30 टोटल एब्जॉर्ब हुआ। देन दैट मीन्स कंटिन्यूअसली हीट सिस्टम के अंदर ही
सर्कुलेट होते रहता है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या पॉसिबल नहीं है? व्हाई इज इट जस्ट थियोरेटिकल A एक्सपेरिमेंट? black body cannot give for तो सबसे पहले तो 100%. 100% वो पूरा ये रेडिएट कर रहा है, एक तो वही आई थिंक हाँ इट्स थियोरेटिकल। हाँ, ये थियोरेटिकल है। और एक चीज पॉसिबल नहीं है। ये ओरिजिनल बॉडी भी पूरा हीट नहीं देगा। नहीं वो ठीक है, ओरिजिनल बॉडी तो मतलब नॉर्मली ये ट्रू ही है, ओरिजिनल बॉडी दे सकता है 100% थर्मल। एब्जॉर्ब भी कर रहा है और वो। सर वो 70% हीट जो है ना वो पूरा हाँ। नहीं जाएगा उसमें। वो ठीक है, बट स्टिल यू आर मिसिंग वन मेन पॉइंट। क्या हम लोग इंसुलेशन इतना प्रॉपर डेवलप कर सकते हैं जो कभी हीट बाहर ना दे? सर इसके लिए बोला ना मैंने कि वो 70% पूरा नहीं लेगा। हाँ ओके, आधा पूरा इंसुलेशन पूरा हाँ तो पूरा क्लियर करना, ऐसे मन वाली बात समझो, मैं क्या अंतर्यामी हूँ। ओके बट हाँ बोलो बोलो। बॉडी या व्हाइट बॉडी का कोई एग्जांपल है लाइक व्हाइट, वो व्हाइट नहीं है, वो ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी मतलब अपना सादा बॉडी। कोई भी एग्जांपल ले, लाइक तेरा टेनिस बॉल ले, देन सीजन बॉल ले, या फिर कोई भी एग्जांपल ले, कोई भी चलेगा। ऑर्डिनरी बॉडी, नॉर्मल बॉडी, गेटिंग इट? एनी ऑब्जेक्ट ऐसा। और ब्लैक बॉडी का तो कोई एग्जांपल ही नहीं, क्योंकि आइडियल कंसेप्ट है, वही तो ये लोग बोल रहे हैं। ब्लैक बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी, बट वो फेरिस ब्लैक बॉडी यहाँ पे रखेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है? उसको एक्सपेरिमेंट को बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि अपर्चर में उतना हीट अंदर घुसेगा कैसे, देन उसके बाद वो सर्कुलेट होएगा कैसे। so there are multiple, you could say, क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन दैट सेटअप। तो बस ये थियोरेटिकल है, उसे थियोरेटिकली करो, प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज तक कोई कर नहीं पाया। चलो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी इसका प्रूफ देखते हैं। और प्रूफ मैंने जैसे बोला एकदम सिंपल प्रूफ है। क्या लिखना है देखो, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट, क्या लिखा है मैंने? रेडिएंट हीट। हाँ वो सॉरी, स्पेलिंग एरर। हाँ स्पेलिंग एरर, वही मैं बोल रहा हूँ। ये क्या लिखा है, वो गड़बड़ गड़बड़ में ना। हाँ अभी प्रॉपर है। तो क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी बॉडी, दैट इज ऑर्डिनरी बॉडी जितना हीट एब्जॉर्ब करेगी उतना ही हीट वो एमिट करेगी। देखो मैंने क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी बॉडी, और एब्जॉर्ब की जगह क्या लिखो, एमिटेड बाय ऑर्डिनरी बॉडी। तो आपको पहले स्टेटमेंट में क्या करना है, रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी बॉडी करना है, और इक्वल्स टू रेडिएंट हीट एमिटेड। तो ये दो डिफरेंट वर्ड है, एब्जॉर्ब ऑर्डिनरी बॉडी, एमिटेड ऑर्डिनरी बॉडी, ये कीवर्ड्स है। ओके ये होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, जो हीट एब्जॉर्ब होता है ना, उसका फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, बट इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला AQ। मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है फॉर्मूला, डायरेक्ट दिया है, बट द जनरल फॉर्मूला ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब विल बी गिवन बाय AQ। ओके दिस इज इक्वल्स टू, अपन कितना एमिट कर रहे हैं, अपन R जितना एमिट कर रहे हैं। ओके तो R जितना हीट हम लोग एमिट कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये AQ हो गया। AQ को R से इक्वेट किया, बस पहला स्टेटमेंट डन। AQ फॉर्मूला कहाँ से आया उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट दिया है। हम भी डायरेक्टली याद रखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज AQ एंड अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड इज R। सेकेंड थिंग, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी। अभी देखो क्या चेंज हुआ यहाँ पे, ब्लैक बॉडी, बाकी सब सेम है। देखो एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, सो इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी आई एम कंटिन्यूअसली यूजिंग द वर्ड ब्लैक बॉडी। पहले ऑर्डिनरी बॉडी के लिए सेम स्टेटमेंट लिखा, देन आई एम यूजिंग द सेम स्टेटमेंट फॉर ब्लैक बॉडी। गुड मॉर्निंग। बोल। We have done this formula na, QA upon Q equals to A, so from there we can get इधर है, उधर क्या बोल रही है, तो फिर से बोलना, सॉरी। QA upon Q equals to A, so that's how we got AQ now. हाँ बट वी हैव नॉट स्टडीड इट लाइक दैट। QA upon Q किधर पढ़ा था हम? या यू कुड से, ये अच्छा आइडिया है। अरे एक्सेलेंट, या इट वाज गिवन, आई थॉट मैं खुद भूल गया। अरे एक्सेलेंट। तो आप अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था पता है, एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी वाज QA upon Q, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल हीट। तो QA कितना हो जाएगा, A times Q। या आई फॉरगॉटन अबाउट दैट रे।
अपन रीजन भी लिखते हैं यहाँ पे, मस्त एकदम, वेरी गुड। किसने बताया ये मेरे को? Aditi. वेरी गुड, अदिति। तो absorptivity is actually QA upon Q, that is to heat absorbed upon total heat. Therefore QA, that is heat absorbed, equals to A times Q। हो गया ये। अभी अभी क्या करेंगे, ये R तो अपने को ऑलरेडी पता है। ओके, अभी ब्लैक बॉडी के लिए भी सेम फॉर्मूला देखो, AQ लिखा एंड R के जगह RB लिखा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक बॉडी। बट यू नो absorptivity for black body is 1, and since absorptivity is 1, तो ये यहाँ का A चला जाएगा, 1 मिलेगा। So what do you get? You get Q equals to RB। Getting it? A जो है ना, A के जगह just 1 लिखा है। Getting it or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now if you observe equation 1 and equation 2, what I'm gonna do is that instead of this particular Q over here, I am gonna put this Q. तो मैं Q के जगह RB put करूंगा. So substituting 2 in equation 1. When I do that, I'll get something like this. I'll get ARB equals to R. Now you can keep A at one side and divide RB to other. So what is gonna happen? We will get R upon RB. So what A will be? R upon R RB. upon R. Okay, what is R upon RB रे? अभी थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला पढ़ा था, R upon RB. Emissivity. Emissivity. तो ये हो गया E, and this is how we proved it. खत्म डेरिवेशन। इजी था? हाँ sir. एकदम इजी Yes, थे। बस खाली yes, ये स्टेटमेंट एक याद रखना है, फिर एक बार ऑर्डिनरी बॉडी, एक बार ब्लैक बॉडी, एंड देन वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर थिंग। एक मिनट। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, वो द स्टूडेंट है, क्लास में बैठा हूं ना कांदिवली में, तो स्टूडेंट है। नेक्स्ट वन, लेट्स नाउ टॉक अबाउट स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जो अभी तक किया, एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा हमने। फर्स्ट थिंग वी स्टडीड दैट जब बॉडी एब्जॉर्ब करता है तो आफ्टर सम टाइम इट एमिट्स, दिस इज नोन एज एमिशन। अगर बॉडी के थ्रू हीट आर पार जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। आर पार जाना मतलब ट्रांसमिशन, हीट होल्ड करके देन एग्जिट करना, इट इज नोन एज एमिशन। ओके, देन मैंने बोला कि थर्मल इक्विलिब्रियम है तो जितना बॉडी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा, तो 20 जूल एब्जॉर्ब, 20 जूल एमिट। Okay, then I told you about a special temperature. If you heat some bodies to 800 degrees centigrade, they will emit radiation, and on ये radiation red color के wavelength जितना होता है, that is why some object appears to be glowing red. Now apart from that, there are also different colors that we see, जैसे कि blue color है, white color है, 3000. I also told you that the hottest star in our universe is blue star, that is yet discovered, and the coldest one is brown. ये आपको white क्या बोल रहा है? The coldest is red. अच्छा, coldest is red, ठीक है, जैसे तू बोले। Let's move on with the next topic. अभी क्या करेंगे हम लोग कि हमने देखा कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप बॉडी को ज्यादा हीट करोगे तो ज्यादा एमिशन होगा। It depends on nature of the body, that is whether the surface is smooth, rough, etc., and it depends on the surface area of the body, that is greater the surface area, greater will be radiation, and it depends on time duration for which body emits the radiation. That is, if you keep the process for prolonged period of time, you will get more radiation. If not, you will get less radiation. Next, we studied emissive power. It is the power with which heat is emitted. It is given by heat radiated Q upon per unit area per unit time. So Q by AT. If you write unit, you get this as unit. Joule per second is watt. So the other unit is watt per meter square. Coefficient of emission is ratio of emissive power of ordinary body to the emissive power of black body. Okay. Then we studied that
for perfect black body, emissivity is 1 because it absorbs 100%, it will emit 100%. For perfect white body, on the other hand, as it doesn't absorb anything, it won't emit anything. So E ka value will be 0. For other ordinary bodies, emissivity will lie between 0 to 1. Like for example, for copper, emissivity is 0.3, which lies between 0 and 1. Then we studied the most easiest proof yet important proof that we have in entire 12, that is Kirchhoff law. And this particular proof is theoretical. The reason is that you cannot create perfect black body as we want for this experiment. Also, you cannot actually provide proper insulation as they are stating. Nothing should escape. सब अंदर ही रहना चाहिए. It is also not possible. Because of these because of these major reasons, we could say that this proof is experimental only. According to this particular proof, in case of thermal equilibrium, the emissivity is exactly equals to absorptivity. I have highlighted this particular word especially because if you don't write this word, आपका statement wrong है. Okay, अगर आपने एक word नहीं लिखा ना तो आपका statement wrong है, then you are proving wrong thing. That's why the word thermal equilibrium is important. Okay, you can also, if this derivation comes for 3 marks, you can also write it like this: consider a proper insulation inside which we are considering ordinary body and perfect black body. ऐसा मतलब लाइक स्टेटमेंट में 2-3 लाइन लिख लेने का ताकि ऐसा लगे कि सिर्फ ये नहीं है, बट वो इजी वर्डिंग्स अपने वर्ड में. नेक्स्ट मैंने बोला था कि क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी बॉडी इक्वल्स टू हीट एमिटेड बाय ऑर्डिनरी बॉडी. तो एब्जॉर्ब, एमिटेड, ये कीवर्ड है ऑर्डिनरी पहले में. तो यहाँ पे अदिति ने हम लोगों को एक इनसाइट दिया था कि एब्जॉर्प्टिविटी इज QA अपॉन Q. तो QA क्या हुआ? इट विल बी A टाइम्स Q. Q इधर मल्टीप्लाई हुआ तो उसके जगह हमने यहाँ लिखा, और एमिसिव पावर R होता है. उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला चेंज किया, हम लोगों ने ब्लैक बॉडी के बारे में बात किया. फॉर ब्लैक बॉडी A का वैल्यू इज 1, सो वी पुट इट 1 एंड वी गॉट Q इक्वल्स टू RB. ओके, देन हमने क्या किया, इस Q को ऊपर सब्स्टिट्यूट किया, सो वी गॉट ARB इक्वल्स टू R. We wrote it as R upon RB, which is nothing but E, and hence we are done with the derivation. Now is it clear? Everything समझा जो अभी तक बताया मैंने? हाँ सर, समझ गया. Yes, sir. Very good. Now let's talk about one more important नहीं बोल सकते, but yeah, you could say इसका ग्राफ निकालने के लिए एक बार आया था 2 मार्क्स के लिए. Okay, so this is known as spectral distribution of black body. तो मैंने इसके पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें से जो 2-3 पॉइंट आपको लगते हैं अच्छे उनको याद कर दो. For me the important concept is the diagram. Okay, and इसका ये जो पॉइंट है ना डायग्राम, उसके बाद ये जो आई गेस 3rd and 4th पॉइंट है, ये 2 ही पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. सो दीज 3 things are actually 3 to 4 things are only important things from this particular diagram. Okay, then उसके बाद ये वाला पढ़ना है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. स्टीफन बोल्ट्जमैन के बाद बस खत्म हो गया फिर चैप्टर. सीटी भी कराओ ना. हाँ तो कौन बोला सीईटी नहीं होने वाला है? मेरे को स्टीफन बोल्ट्जमैन के सम लेने हैं, वो एग्जाम में है आपको. स्टीफन बोल्ट्जमैन के सम कल के, इनफैक्ट 10 से ऊपर सम है स्टीफन बोल्ट्जमैन के ऊपर, 10 से 12 से ऊपर है, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट. हाँ इसीलिए आज कराना है वो अपने को. बाकी तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी ऑनेस्ट, स्टीफन बोल्ट्जमैन. तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी. ओके, अब स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है वो अंडरस्टैंड करने के लिए मैं खुद ब खुद डायग्राम बनाने वाला हूँ. ओके, द डायग्राम बिटवीन रेडिएंट पावर. ओके, तो ऑन योर y एक्सिस यू हैव रेडिएंट पावर एंड ऑन योर x एक्सिस यू हैव वेवलेंथ. तो हम क्या करेंगे, हम ना एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे. समझो अपने पास एक ब्लैक बॉडी है. ओके, और ये ब्लैक बॉडी को हमने हीट किया till the temperature of 3000 Kelvin was achieved. Now when we heated this particular body, हुआ क्या कि ये जो बॉडी है it is actually emitting wavelength, है ना, ऐसे different wavelength emit कर रहा है. And you know guys, ये जो बॉडी है ना वो wavelength जब emit करता है तो वो same wavelength नहीं emit करता.
लाइक मान के चलो मे बी ये 1222 एमस्ट्रॉन्ग है, ये 1452 एमस्ट्रॉन्ग है, ये 1362 एमस्ट्रॉन्ग है, एंड सो ऑन. सो वी गेट रैंडम वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ, बट एक सर्टन रेंज के अंदर, लाइक 1000 और 1400 के बीच में, ऐसा इस टेम्परेचर के लिए ऐसे. तो वी गेट ना डिफरेंट 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 वेवलेंथ. ओके, अभी क्या करना है, ये चीज याद रखो, वी हैव हीटेड दिस ऑब्जेक्ट फॉर वन टेम्परेचर ओनली, दैट इज टेम्परेचर इज 3000 केल्विन, बट वी नोटिस डिफरेंट डिफरेंट वेव. बोल क्या क्या बोला? सर अगर अर्थ को एज अ बॉडी मतलब नॉर्मल बॉडी कंसिडर करेंगे तो अर्थ कितना एमिशन करता है? क्या बता, गूगल पे देखना पड़ेगा तेरे को. इतना कौन याद रखेगा? कभी मेरे दिमाग में भी ये सवाल नहीं आया जो तेरे दिमाग में आया. अर्थ एमिशन, you could actually find it out. I have a formula for that. Actually there is always a formula for that. For that you need to remember कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है. Then you can find out अर्थ का रेडिएशन by using the formula E sigma 8 T raised to 4 minus T naught raised to 4. Okay, we are going to study this formula. E मतलब एमिसिविटी अर्थ का, जो किसी ने कैलकुलेट किया ही होगा. सिग्मा कांस्टेंट है, वो भी हमें पता है. एरिया ऑफ अर्थ तुझे गूगल पे मिल जाएगा. टेम्परेचर ऑफ अर्थ तुझे गूगल पे मिल जाएगा. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग गूगल पे मिल जाएगा. सो यू कैन फाइंड आउट अर्थ कितना रेडिएट करता है. मतलब डेफिनेटली यार सारी वैल्यूज थोड़ी याद रहेंगे कि अर्थ का और रेडिएशन. उससे अच्छा अर्थ कितना रेडिएट करता है वही गूगल में ढूंढ लेते हैं. बट उसमें मजा क्या, चलो मैं पहले मेरे दिमाग में वही आया था, बट उसका क्वेश्चन है कि कैसे, मतलब एक है तो कैसे निकाल सकते हैं ना. तो ये वे है उसको निकालने का. तो वे भी आपको बता के रखा, तो कोई इशू नहीं होगा अगर आपने बाद में डिसाइड किया आपको फाइंड आउट करना. चलो लेट्स कंटिन्यू गाइस. अभी हम लोग ना क्या करने वाले हैं, रेडियंट पावर देखने वाले y एक्सिस पे, एंड ऑन आवर x एक्सिस वी हैव व्हाट वी कॉल एज वेवलेंथ. तो ना हमने क्या नोटिस किया, डेफिनेटली ना फॉर एवरी टेम्परेचर वी गेट डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ. तो हमने क्या नोटिस किया ना, जो ग्राफ हमें मिला वो समवॉट लाइक दिस मिला, ऐसे. ओके, अभी आप नोटिस करोगे ना कि एक सर्टन वेवलेंथ आता है, एक सर्टन वेवलेंथ, समझो ये वाला वेवलेंथ, जिसके लिए ना आपको, समझो ये वाला वेवलेंथ, जिसके लिए ना आपको जो एमिसिव पावर है ना वो मैक्सिमम मिलता है. दिखा आपको, ये वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, बट ऐसा वेवलेंथ जिसके लिए आपको पीक पॉइंट मिलता है. तो ये वेवलेंथ को ये लोग लैम्बडा मैक्स बोलते हैं. एक्चुअली इसको लैम्बडा मैक्स बोलने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि लैम्बडा मैक्स का मतलब क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ, एंड मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पे मिलता ही नहीं है. इनफैक्ट मैक्सिमम वेवलेंथ यू शुड गेट समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे बहुत राइट साइड में. दैट इज स्टुपिडिटी दैट आई फेल्ट कि लाइक ये चैप्टर का ये सबसे स्टूपिड थिंग है, ये मतलब यही चीज जो है वो, कि क्यों, क्योंकि लैम्बडा मैक्स शुड इंडिकेट मैक्सिमम वेवलेंथ, बट दिस इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ. This is wavelength at which radiant power is maximum. I'm repeating, this is wavelength for which radiant power is maximum. Is it now clear what I'm meaning? What I mean? Yes. Okay. अभी ये था, आपने डेटा किसके लिए किया था? You solved it for 3000 Kelvin. Let's now change the temperature. Let's now change it to some other value. Let's say हमने 4000 हिट किया. तो उन्होंने क्या नोटिस किया, देखो ग्राफ देखो आपका, ऐसा कुछ मिलता है. सो दिस वन इज फॉर 4000 केल्विन. अभी इसका लैम्बडा मैक्स का वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे मिलेगा, है ना. और अगर समझो और एक लेते हैं और एक बार हीट करते हैं इसको और ज्यादा टेम्परेचर पे, सो दे गॉट इट लाइक दिस समथिंग. सर यस मैम. सर अभी बोर्ड्स लेक्चर खत्म हो गया है क्या? नहीं अभी होगा थोड़ी देर में, मतलब लाइक 8:30 तक चलेगा मैम. ओके सर, इनको कैमरा ऑन करने के लिए बोलो ना, वापस इन लोगों ने क्लोज किया कैमरा. ए गाइस, कैमरा क्यों ऑफ कर रहे हो? ऑन करो फटाफट. चलो 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 जल्दी फटाफट. सर मेरा तो ऑन है. जिन्होंने ऑन नहीं किया उनको बोल रहा हूँ मैं, चलो जल्दी फटाफट ऑन करो.
और कितने राघव, तनुष, तेजस, तेजस, यश, आशिता, आकाश, अनुराग, अदनान, दानिश, दिशा, दिवेश, दिवी, हार्दिक, हर्ष, हर्षिली, नेत्रम, केसर, केवल, कृष, मैत्री, निखिल, निखी, प्रतीक, प्रेक्षा, प्रिंस, प्रिया, राज, राशि। कितनी लंबी लिस्ट है ये। बहुत एक्चुअली आज ये लोग ज्यादा भी है ना एंड तक, क्योंकि मैंने इनको रिमूव नहीं किया। अगर रिमूव करना चालू कर दूंगा तो कम हो जाएंगे, फिर इससे 60 हो जाएंगे, खुद ब खुद चले जाते हैं। फिर बोल रहे आप हमें निकाल दो, उससे पहले हम चले जाते हैं, हमें कैमरा ऑन नहीं। रिमूव करने से अच्छा चार्ज करते हैं सर अपन 100 रुपीज रोज का, फिर उसकी पार्टी करेंगे बाद में। कौन देगा ना। पेरेंट्स मीटिंग में बताना चाहिए ये सब, मतलब फाइन का नहीं बट लाइक ओवरऑल बातें, कैमरा ऑन नहीं करते हो। नहीं, मैं बताती हूँ सर को। डेली नीरव सर और सौरभ सर के पास डेली रिपोर्ट जाती है कि कौन कैमरा ऑन रखता है, कौन नहीं रखता है, कौन होमवर्क करता है, नहीं करता है, सब। हम्म। चलो रुद्धि कैमरा ऑन करो, यशस्वी कैमरा ऑन करो, स्वयं कैमरा ऑन करो, जल्दी जल्दी चलो। Now you would notice something very interesting, that is लैम्बडा का वैल्यू इज डिक्रीजिंग। क्या लैम्बडा का वैल्यू डिक्रीज होते हुए दिख रहा है आपको? पहले देखो लैम्बडा इतना था, देन बाद में Yes, sir. इतना हो गया, फिर और कम हो गया। So lambda is continuously decreasing as we keep on increasing the temperature. So we could say that Inversely lambda, proportional. lambda is inversely proportional to temperature. So as we keep on increasing the temperature, the value of lambda is keep on decreasing. So lambda is inversely proportional to temperature. That is, greater the temperature, lesser will be the value of lambda. Now, in order to remove this proportionality sign, the scientist Wayne actually introduced a constant known as B, and that's why known as Wayne's displacement constant. Okay, this law is not as easy as it looks like, because it's actually very like in depth. But आपको ऐसा ऊपर ऊपर से उठा के दिया है, तो that is why हमें भी ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है। तो इसने ऑब्जर्वेशन कैसे किया, कौन से फैक्टर्स थे, इसका ये 2 ग्राफ है एक्चुअली, एक रेडियंट पावर के साथ और एक दूसरा है। तो ना ये सारी चीजें है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है। इनफैक्ट इसके ऊपर सीईटी में क्वेश्चन ही नहीं आते। सीईटी एग्जाम में आई एम टॉकिंग अबाउट, बोर्ड में ग्राफ निकालो ऐसा एक क्वेश्चन आया था, और ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्राफ। सो हाउ विल यू राइट दिस? You will write that the graph is plotted by taking radiant power on y-axis and wavelength on x-axis. We take a black body and heat it at different temperature. Like initially, let's say we heat the black body at 3000 Kelvin, and then we measure all of its wavelength. We plot this particular thing on the graph, so we get it like this. The maximum radiant power is obtained at a certain wavelength. That wavelength is marked as lambda max. We notice that as we keep on increasing the temperature, value of lambda max decreases. That is, lambda is inversely proportional to temperature, also known as Wayne's displacement law. ये जो 4 पॉइंट मैंने बोला ना, अगर आपने वैसा का वैसा लिखा ना, तो बस आपको कोई मार्क्स लेने से रोक नहीं सकता। क्या बताया मैंने, y एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे क्या होगा, आपने बॉडी के साथ क्या किया, that is you have taken a body and then you have heated it to certain temperature, then wavelength emit करता है वो प्लॉट किया, then आपने क्या बोला कि मैक्सिमम रेडियंट पावर मिलता है वो वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स है। फिर आपने लास्ट पॉइंट क्या बोला कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना आपका लैम्बडा मैक्स डिक्रीज होते जाएगा, दैट इज lambda max is inversely proportional to temperature. Now if you remove this particular proportionality sign, you get constant as B. Okay, clear? माइक किसका चालू है, क्लियर हुआ है ये कंसेप्ट? हाँ सर, क्लियर। ओके, माइक देखो किसका चालू है।
ओके सबका बन गया। हाँ, मेरे को ग्लिचिंग साउंड जाने दो, कोई बात नहीं। तो यही यही चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, यही चीज उन्होंने ड्रॉ की है। और ये विजिबल विजिबल क्या है, उड़ा दो इसको, अपने को जरूरत ही नहीं है। खाली ये पॉइंट याद रखो कि आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है, देखो ये टॉप पॉइंट, पीक पॉइंट, पीक पॉइंट, पीक पॉइंट, पीक पॉइंट, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये पीक पॉइंट का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, तो आई रियलाइज दैट दिस पीक पॉइंट इज गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हो गया। और आपको अगर चाहिए तो ये टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है, बट एज आई, हाँ बोलो। तो वो लोग ने जो ग्राफ बताया उसमें वो ब्लू लाइन क्या इंडिकेट करता है? ये ब्लू मैंने बनाया है, उनके ग्राफ में नहीं है। मतलब मैंने, देख ये देख, अरे नहीं, ये पूरा हिल रहा है अभी क्योंकि मैंने पहले बनाया ना, तो एडिटिंग नहीं दे रहा है। ये जो है ना ब्लू लाइन, मैंने Peak ब्लू कलर points. के मार्कर से बनाया, मैंने पीक पॉइंट को कनेक्ट किया है। उनके ग्राफ में नहीं है ब्लू लाइन, टेक्स्ट बुक वाला ओपन करेंगे ना, यू वोंट फाइंड दिस। वो पॉइंट वो लोग ने दिया है, मुझे समझ में नहीं आया ब्लू पॉइंट क्या है, इसके लिए पूछा। नहीं नहीं नहीं, ब्लू पॉइंट कौन सा, ये पीक पॉइंट ना, तुझे पीक पॉइंट तो समझा ना। आपने ब्लू लाइन ड्राइंग किया है ना, मुझे लगा वो लोग ने दिया है और समझ में नहीं आया क्या है, इसके लिए पूछा मैंने। बट अभी समझा ना, क्लियर हुआ ना। यस सर। वो मैंने जस्ट पीक पॉइंट ना, स्टूडेंट्स को नहीं समझ रहा था कि वो शिफ्ट हो रहा है वो वाले बैच में, तो मैंने क्या किया, इनको ऐसा कनेक्ट किया टू गेट द फाइनल आंसर। ओके यस सर। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आपको समझा, तो एक सम है, एकदम इजी इजी है, थियोरेटिकल है, ऊपर ऊपर से देख के हो जाएगा। एक्चुअली दिस वन इज सॉल्व्ड वन। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स फॉर सोलर रेडिएशन assuming that the surface temperature of sun is 5800 Kelvin. So they have provided temperature and they want you to find out lambda max का value. Okay, in which Yeah, no, part of sir. the B upon temperature. वही है, इजी है, बट देन दे आर आस्किंग इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई, क्योंकि आपको लैम्बडा मतलब वेवलेंथ मिलेगा, और वो वेवलेंथ कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करता है, दैट इज समथिंग न्यू यू आर कमिंग अक्रॉस। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अपने पास बी है, अपने पास टेम्परेचर है। वन मोर थिंग, if the temperature is given in degree centigrade, you need to convert it into Kelvin. I have been repeating this particular thing for so long, repeat बार बार वही चीज बक रहा हूँ, because it is important. टेम्परेचर अगर आपको प्रोवाइडेड किया है, डिग्री सेंटीग्रेड में किया है, then it's your duty to convert that temperature into Kelvin. If you don't do that, then there will be issue. Next, in which part तो अपन क्या करेंगे, लैम्बडा का फॉर्मूला यूज करेंगे, b by t, b पुट किया, t पुट किया, वो जो भी था b का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड रहेगा, आपको ये वैल्यू मिला, दैट इज 4.995 into 10⁻⁻⁷। तो मैंने इसको एडजस्ट किया -3 में by shifting point 3 digits to the right, तो you got 4995 as Armstrong. Now ये Armstrong क्या होता है, अपना जनरल यूनिट, तो कंपेयर करने में इजी आता है। अभी अगर आप 4995 देखोगे ना, तो इट इज एक्चुअली बिटवीन 4200 to 7500, दैट इज इट इज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। अभी विजिबल स्पेक्ट्रम का वैल्यू, लाइक अप्रोक्स वैल्यू तो आपको मालूम ही होना चाहिए रेंज का, क्योंकि वो 4200 और 7500 के बीच में होता है। अच्छा, 4200 के पीछे अगर होता तो ये 4000 अल्ट्रा वायलेट, वेरी गुड, क्योंकि ये रहा आपका विजिबल स्पेक्ट्रम। देखो यहाँ पे आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, और ये विजिबल स्पेक्ट्रम को उन्होंने और डेप्थ में यहाँ पे बनाया है, जूम इन व्यू। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में यू हैव 400 ओवर हियर, करेक्ट, ये नैनोमीटर में है। सर आप तो क्या बोल रहे थे, 4000 बोल रहे थे समथिंग, तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम में होता है, इन्होंने नैनोमीटर में दिया है 400, 500, 700। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है उन्होंने, एग्जैक्ट मतलब एकदम एक्यूरेट विजिबल 4200 से स्टार्ट होता है, बट ये पकड़ लो चलो अप्रोक्स वैल्यू। अगर आपका वैल्यू 400 या फिर 4000 से कम आएगा तो दैट विल बी इन द यूवी, अगर आपका वैल्यू 7000 से ज्यादा आएगा तो दैट विल बी इन द इंफ्रारेड। इज इट क्लियर? यस सर। बस, और बाकी कोई रीजन आपको पूछेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी पता है आपको वैल्यूज रट्टा नहीं होंगे। कौन रट्टा करेगा ये वेवलेंथ सारे, आपको खाली अपना विजिबल स्पेक्ट्रम अच्छे से याद रखना है, दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक, that is Stephen Boltzmann law of radiation, the most important thing that you will ever find. Okay, अभी ये लॉ जो है ना, वो एक्चुअल में अगर मैं इसको डेवलप करते जाऊंगा
तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो रादर देन डूइंग दैट हम लोग एक की फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसका उल्टा ट्रेस करेंगे। मतलब इन द सेंस ये फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस फॉर्मूला के बेस्ड में आपको स्टेट ये बताऊंगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, पहली बात तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ डिफाइन करने को आएगा या फिर स्टेट करने को आएगा। दैट विल बी आस्क्ड फॉर 1 और 2 मार्क्स। ओके, अगर 1 मार्क आया तो आप स्टेटमेंट लिखोगे और ये भी लिखोगे, एंड 2 मार्क्स के लिए आया तो भी दोनों करना है। ओके, और नेक्स्ट थिंग जो आएगा वो आएगा न्यूमेरिकल। बस द वन दैट आई एम प्रेडिक्टिंग दिस टाइम आपको आएगा तो वो न्यूमेरिकल आएगा। ओके, तो अगर कुछ वेटेज ज्यादा आपको लग रहा है इसमें स्टीफन बोल्ट्जमैन में किसके ऊपर फोकस करना है तो न्यूमेरिकल, बिकॉज 50% न्यूमेरिकल ऑफ केटीजी चैप्टर आर बेस्ड ऑन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अगर पूरे न्यूमेरिकल्स में से 60% कोई खा रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत है, ये समझ लो। So what exactly this particular law states? It states that emissive power of a perfect black body is directly proportional to 4th power of its absolute temperature. अरे ये रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है डियर, आप फॉर्मूला जस्ट याद रखो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T रेज़ टू, वही चीज इधर पे बोला है, खाली एक्स्ट्रा वर्ड डाले हैं जैसे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, वो आपको समझना है। तो क्या बोला उन्होंने, देखो एमिसिव पावर of a perfect black body is directly proportional to 4th power of absolute temperature। क्या हार्ड है इसमें, खाली तेरे को स्टेटमेंट को वर्ड्स में लिखना है, 2 मार्क्स तेरे जेब में। To remove proportionality sign, you introduce a constant known as sigma. This constant is known as Stephen's constant. I totally hate it because Boltzmann contributed equally, but I don't know why they are not calling it as Stephen Boltzmann constant. And you could actually remember, you don't have to, but you could actually remember this value because it is easy to remember. I'll show you how. 5, 6, 7, और वो 8। कांस्टेंट का वैल्यू स्टीफन ने निकाला होगा इसलिए ऐसा कुछ हो। नहीं, इंजीनियरिंग में स्टीफन बोल्ट्जमैन है। It's proper Stephen Boltzmann constant in engineering। तो अभी इंजीनियरिंग वाले डाल रहे तो कुछ तो मतलब होगा उसका। theoretical book I'm talking about, not those जो अपने को लैब में मिल, मतलब गाइड वगैरह टाइप नहीं बोल रहा हूँ मैं, लिटरली थियोरेटिकल बुक जो बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखे, वो भी इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन बोलते हैं। और वो कांस्टेंट में वो एस का मीनिंग क्या है? एस किधर है, अरे वो एस नहीं है डियर, वो मेरा 5 है, स्कैम ही है ये। नहीं सर, वो नहीं, यूनिट में बोल रहा अच्छा, एस दैट इज सेकेंड। ओके, वो क्योंकि यहाँ पे टी आएगा, वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो है ना वो एस सेकंड, वो टाइम आता है ना, उसके वजह से आता है। तो आई गेस आपको ये स्टीफन्स लॉ समझा, यहाँ तक आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना है। इज इट क्लियर? यस सर। और वैल्यू भी देखो कैसे है, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ऐसे। -8 है वो, नहीं तो +8 करके आओ। वो उसको 5.66 आ रहा था, वो बोला कि अरे नहीं मैच नहीं होगा, तो उसने 7 कर दिया। 5, 6 जस्ट जोकिंग है, नहीं तो बोलोगे सच्ची में ऐसा बोलोगे। ठीक है, अभी ना मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, वही फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है। बस दो फॉर्मूला से आपका ये टॉपिक ओवर। क्या 2 फॉर्मूला है, पहले देखो। R इक्वल्स टू E सिग्मा देन T⁴ माइनस T⁴. ये आपका हाईलाइटेड फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टीफन बोल्ट्जमैन का। यही फॉर्मूला को मॉडिफाई करते हैं केसेस के ऊपर। देखो क्या क्या है पहले वो समझते हैं। E over here is nothing but emissivity. Sigma is Stephen's constant. T is temperature of body, जिस टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हो, और T0 is actually temperature of surrounding. तो T है temperature of body and T0 temperature of the surrounding. So this is the value of R that we got. E sigma T⁴ minus T⁴. अभी आगे अगर समझो if surrounding temperature is not considered, मतलब आपको मेंशन ही नहीं किया है सराउंडिंग टेम्परेचर के बारे में, तो आप उसको क्या करोगे, इग्नोर। तो अगर मेंशन किया नहीं तो T0 को 0 कर दोगे। तो योर फॉर्मूला मॉडिफाइड्स टू R E sigma
T raised to 4. Okay, next, if we are talking about for black body, तो black body के लिए E का वैल्यू कितना होता है? 1. 1. So we are getting R sigma T raised to 4. Isn't this the formula that we derived initially? Yes. मैंने क्या किया? क्या बोल रहा है जय? What are you saying? सर कुछ नहीं बोला. ओके ठीक है. तो इज इट क्लियर कैसे करना है? R इक्वल्स टू E सिग्मा, मतलब ये कुछ याद ही नहीं रखना है, ये एंड में जाने. But this formula will be only applied for black body, right? हाँ, this formula will be applied for black body, and on the other hand, this formula can be applied to black body, ordinary body, anybody, and that is why I prefer this formula. क्योंकि मैं इसको याद रखूंगा तो मैं कोई भी केस को टैकल करूंगा ना. जैसे अभी सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है तो मैं T0 डाल सकता हूँ क्योंकि मैंने फॉर्मूला T0 के टर्म्स में ही याद रखा. That is why I told you कि remember this formula rather than those multiple formula that I have given in notes. सबको मैंने ब्रैकेट किया है, देखिए ये सब ब्रैकेट किया है हर एक फॉर्मूला को, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला है, एंड द वन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, R इक्वल्स टू Q बाय AT. ये याद आ रहा है आज के लेक्चर? ओके, ओनली 2 फॉर्मूला आई नीड फ्रॉम योर साइड. प्रॉपरली इनको रट्टा करो अभी के अभी. सर सीईटी में जो आईआईटी वाले क्वेश्चन थे, जेई वाले, वो इग्नोर कर दिया तो चलेगा ना? अरे आराम से, बट वो कैसा है, कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के भी है तो उनका सॉल्यूशन पहले देख. जो इजी लेवल के, आई डोंट वांट यू टू, क्या बोलते हैं लाइक, कैसे मतलब कुछ क्वेश्चन देख, पुराने आईआईटी के क्वेश्चन है ना वो इजी होते हैं. तो अभी समझा, मैं नहीं चाहता कि आप वो मिस अभी आउट. मेरे को जो डाउट आता है ना, मेजॉरिटी आईआईटी लेवल से ही आता है. हाँ, तो वो अगर समझ उसको सॉल्यूशन देख के तुझे एकदम प्रॉपरली एकदम आराम से समझा तो उसको कर, बट अगर नहीं समझा तो इग्नोर कर, ऐसे कर. समझा? ठीक है सर. आप पेपर में भी जब क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो आईआईटी वाले इग्नोर करते हो? आप क्या? Whenever you set the paper, you ignore IIT level questions, right? हाँ, मैथ्स में आते सर जेडब्ल्यू लेवल के क्वेश्चंस. नहीं मेरा भी डालता हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है. अगर समझो 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है तो उसमें हार्डली 3 या 4 होंगे ऐसे, और वो भी कैसे होते हैं जो आपको सॉल्वेबल होंगे वैसे सोच के डालता हूँ मैं. हाँ, तो मतलब मैथ्स में इसलिए डालू बोल रहा है बाला. ठीक है, कोई बात नहीं. आपकी विश सराह. डालते हैं सर वो मैथ्स में, वो बताया मैं. सर पहले से ही डालते हैं, और कितना डालते? चलो, तो ये फॉर्मूला लर्न हुए दोनों आर का, और दोनों आर का फॉर्मूला. यस सर. अच्छा Yes, sir. ओके, अभी एक क्वेश्चन. Question are not क्या बोल रहे? क्या? नहीं सर. हाँ, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो. कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट. ओके, पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और देखो धपाधप कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. बोर्ड लेवल के भी बहुत इजी है इसमें. अपने को क्या करना है, एनर्जी रेडिएटेड. अपने को पावर नहीं पूछा है, एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी इन 1 मिनट. हाँ, वही पूछा है इनडायरेक्टली. तो वो हमें क्या चाहते हैं, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया चाहते हैं. तो वो चाहते हैं हम लोग आर का वैल्यू निकालें. 1 मिनट मतलब टाइम दिया है, 1 मिनट माने 60 सेकेंड. सरफेस ये हुआ एरिया, दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर? अरे क्या कर, -4 10 raised to -4. 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर. ये आर नहीं पूछ रहे हैं. आई थिंक दे आर आस्किंग अस क्यू, कितना हीट रेडिएट हो रहा है. नहीं तो रेडिएशन पावर बोलते, वो एमिसिव पावर बोलते. ठीक है, देखते हैं. और क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है 127. क्या बोला था डिग्री को पहले किसमें? केल्विन. केल्विन में. तो ये 400 हो जाएगा, और सिग्मा भी दिया है अपने को. अभी देखो, since they are talking about energy radiated etc etc and temperature is given, you directly आपके दिमाग में वो अपना R का फॉर्मूला आना चाहिए. E सिग्मा T raised to 4 minus T naught raised to 4. यही फॉर्मूला आना चाहिए. फिर इसको मॉडिफाई करो. क्या कहीं पे T naught दिख रहा है सम में अपने को? नहीं, तो नहीं consider कर.
T0 हो जाएगा 0। ऑल्सो ब्लैक बॉडी बोला है, देखो अगर आप मिस आउट कर रहे हो तो ब्लैक बॉडी तो बोला है, E1 ब्लैक बॉडी E1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0/4। तो एट द एंड फॉर्मूला क्या है, सिग्मा T/4। परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ना। हाँ, अभी आपको आर का वैल्यू दिया नहीं है, बट आपको टाइम एंड एरिया दिया है, तो आर को आप रिप्लेस कर सकते हो कौन से फॉर्मूला से, Q/AT। हो गया सॉल्व। अभी Q को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजों को वो साइड शिफ्ट कर दो। अभी ये सारी चीजें नोन है आपके पास, तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इजी था। वेरी गुड। तो एज अ होमवर्क आई वांट यू टू अटेंड दीज पर्टिकुलर सम्स, क्योंकि केटीजी के अब हम लोगों ने प्रेशर वाले क्वेश्चन कर दिए ना स्टार्टिंग वाले, कि वो नहीं किए? आपने होमवर्क में दिया। यस सर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन बचे हैं ना, जो आपको एमिशन वगैरह, एक काम करते हैं, सर आप मैं आपको यही बोल रहे हो ना, हाँ पीडीएफ में जो स्टार्ट के क्वेश्चंस दिए थे? नहीं, मैं बुक बैक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नहीं, बुक बैक का पता नहीं, पीडीएफ के क्वेश्चंस करो आप। हाँ, तो एक काम करो, एज अ होमवर्क, बोर्ड स्टूडेंट एज वेल एज सीईटी स्टूडेंट, आप बुक बैक क्वेश्चन अटेंड करना है। जो मैंने सिखाए है उसी के ऊपर है। ओके, बुक बैक क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टार्टिंग का हाफ एन आवर, आई विल टेक डाउट ऑन दिस बुक बैक क्वेश्चन। ओके, पहले मैं देखूंगा कि किसने किसने बुक बैक क्वेश्चन किया है, एंड उसी के रिलेटेड मैं आपके डाउट क्लियर करवाऊंगा। तो पहले ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बुक बैक क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और सीट। हाँ, और ना उसमें से कुछ क्वेश्चन तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, एन के जगह मास अपॉन मोलर मास डालना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन है, तो आप इनको ट्राई करो, यू विल गेट फाइनल आंसर। कौन सा बैच है अपना? CET/ICSE बैच। This is for board student, and for CET student questions। एक मिनट मेरे को देखने दो मार्वल वाला क्वेश्चन। वैष्णवी, वेयर आर यू? तेरा पीडीएफ वैष्णवी ने भेजा था ना मुझे, CET1 वाले। नहीं, किसने भेजा था मुझे पीडीएफ? यस सर, मैंने ही भेजा था। मेरे को हाई भेजना व्हाट्सएप पे। अरे इतने सारे ओके। मैसेज आते हैं ना, वो ना ये ही नहीं मिल रहा। नहीं, मिल गया, शायद मिल गया। यस, आई गॉट इट, थैंक यू। स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन में 134 से लेके 181, तो 50 क्वेश्चन है आपको करने। नहीं, 50 भी नहीं है, उसमें से तो आधे हम ही करेंगे यहाँ पे। ये सीईटी वालों को एक्स्ट्रा है, और इसके ऊपर ही आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। सर कैसा है ये टॉपिक? पूरा अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है उसका नाम क्या है? 2 फॉर्मूला तेरे को याद है अभी जो मैंने पढ़ा है तनुष? हाँ सर। सारे सम 2 फॉर्मूला पे सॉल्व होंगे, और अभी तू गेस कर कि कैसा होगा फिर। 2 फॉर्मूला, हाँ, आर वाला। हाँ, तो चलो, दैट्स इट गाइस फॉर बोर्ड स्टूडेंट। आई होप आपको सब समझा पक्का? यस सर। और कौन है बोर्ड स्टूडेंट? 2 ही बोर्ड स्टूडेंट है क्या? व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर। यस सर। ओके, एंड कुछ लोग सीईटी वाले जो बैठने वाले, बैठो लेक्चर में, मजे कर। लीव करना। चलो, विल स्टार्ट विद द मार्वल्स नाउ। ओपन किया मार्वल? सीईटी में ना 2 क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा, ऐसा है क्या?
कौन से ज्यादा ज्यादा मत पूछो, बट डाउट अपने पास टाइम दो नहीं है। क्वेश्चन है सर, हाँ बता कौन सा। 58 और 73। ओके हाँ 58 वन मोर। थैंक यू सर। यस यस यू कैन गो। अरे रुको एक मिनट, मेरे को ये अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा यार लेक्चर।